स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ BSNL LICE जूनियर इंजीनियर का जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में आपको इंपॉर्टेंट MCQ मिल जाएंगे। अगर आपने ITI या डिप्लोमा किया हुआ है, आपका ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो है इस सब्जेक्ट में, मतलब इस क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन में आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बात करना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर अभी इस लास्ट संडे को जो एग्जाम लिया गया उसका प्रोविजनल आंसर की है, हालांकि फाइनल आंसर क्या आना बाकी है। लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें काफ़ी सारी मतलब एम्बिग्यूटी है। आप बोल सकते हो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था, ऐसे क्वेश्चन में आप ग्रीवेंस जो है वो रेज करना है तो कर सकते हो। सो इन सब की जो हम डिटेल में इस क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन में बात करेंगे। तो अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैंने बहुत ही सारे पेपर सोल्व करवाए थे इसके, उसमें से काफ़ी सारा पूछ लिया है, सो उसकी भी हम बात करेंगे। अगर आपने पेपर सॉल्व किया है तो होपफुली आप सबको हेल्पफुल रहा होगा एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आपको हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने और फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिवर्स करंट इन द डायोड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। जो रिवर्स करंट डायोड में होता है वो, अगर आप बात करो रिवर्स करंट इन द सिलिकॉन डायोड तो होता है वो इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर, मतलब इन टर्म्स ऑफ नैनो एम्पियर होता है। और अगर आप बात करो रिवर्स करंट इन द जर्मेनियम डायोड तो वो होता है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो नैनो एम्पियर तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर जो है, जो यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है माइक्रो एम्पियर, वही सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप बात करो फॉरवर्ड बायस डायोड की, तो फॉरवर्ड बायस डायोड जो होता है उसका जो रिवर्स करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है, तो ऑप्शन ए फॉरवर्ड बायस के लिए आएगा। रिवर्स बायस के लिए आपका ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट सुटेबल एंड द इकोनॉमिकल कनेक्शन फॉर स्मॉल हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। स्मॉल और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर आपको बनाना है तो स्टार स्टार कनेक्शन चाहिए। अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग कनेक्शंस का यूज़ किया जाता है, उसमें स्मॉल एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए स्टार स्टार कनेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, which command in DOS can be used to recover accidentally deleted files। मतलब गलती से आपने डिलीट कर दिया, मतलब आपको अनडिलीट करना है, मतलब आपने जो डिलीट कर दिया है वो गलती से हो गया है, आपको मतलब अंडू करना है, इसे ऐसा कहते हैं। हाँ, तो उसके लिए अनडिलीट ऐसा कहा जाता है। सो ऑप्शन बी जो होता है यहाँ पे उसका उसके लिए यूज होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर है। आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस था वहाँ से, डोज सिलेबस में था, वहाँ से इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैक्यूम ट्यूब्स इवेंचुअली फेल्स एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज बिकॉज ऑफ देयर। वैक्यूम ट्यूब जो होते हैं वो माइक्रोवेव के मतलब माइक्रोवेव में आप बात करो तो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि उसका जो नॉइस फिगर होता है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। मैं आपको बात करूं यहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन है, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में जो दिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर जो TTA के एग्जाम हुए हैं, मतलब जो प्रीवियस JEE के एग्जाम्स हुए हैं वहाँ से डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन रख दिए हैं। मुझे लगता है आपका सिलेबस उसने देखा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होने चाहिए, वैसे भी यहाँ रख दिए है। ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन वैक्यूम ट्यूब जो है, पर पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि आप बेसिकली डायोड जो पढ़ते हो वो डायोड के पहले जो था वो वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है। उसके बाद जो डायोड है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है, तो आप ऐसा बोलो कि सर माइक्रोवेव तो सिलेबस में है नहीं, तो इस क्वेश्चन माइक्रोवेव का नहीं, इस क्वेश्चन वैक्यूम ट्यूब का है। जो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन TTA JEE 2007 का एग्जाम में भी पूछा था, वहीं यही क्वेश्चन जो है रिपीट पूछ लिया है। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब जो है वो माइक्रोवेव में हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका नॉइस फिगर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी अगर होगा, माइक्रोवेव मतलब बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे उसका नॉइस फिगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए वैक्यूम ट्यूब का हम हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ नहीं करते। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन। आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो सिर्फ और सिर्फ AC पे काम करता है, सो ऑप्शन ए सही आंसर आएगा। तो सर ट्रांसफॉर्मर को DC देंगे तो क्या होगा? देखो ट्रांसफॉर्मर को आप DC दोगे तो उसका जो मतलब प्राइमरी कोइल होता है ना वो जल जाएगा, क्योंकि वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, मतलब आपका फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, वो जनरेट ही नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कब होगा? जब दो में से एक डिवाइस मूविंग होगा, मतलब कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए। अगर आप DC दोगे तो वो भी स्टैटिक हो गया। आपका ट्रांसफार्मर जो होता है उसका कोर और उसका जो वाइंडिंग होता है वो तो स्टैटिक ही होता है, वो तो वैसे भी नहीं घूमता है। तो दोनों स्टैटिक आपने दे दिया तो मतलब आपका प्राइमरी कोइल जो है वो जल जाएगा। सो आपको AC सप्लाई पे ही ट्रांसफार्मर वर्क करता है, DC पे तभी ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करता। सो यही मतलब कभी भी आपको कहीं भी एग्जाम में पूछ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ और सिर्फ एस अप्लाई पे वर्क करेगा तभी तो फ्लक्स जनरेट होगा, अदरवाइज तो है आपका स्टेप अप स्टेप डाउन पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेरामिक फिल्टर्स आर सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन। तो देखो अब यहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं, मुझे काफी सारे मतलब मैसेज आए थे कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। देखो आपके मतलब सिलेबस में लिखा हुआ है फिल्टर्स करके, जिसमें आपका बैंड पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ये सेरामिक फिल्टर जो होता है वो एक टाइप का बैंड पास फिल्टर है। तो आप यहाँ भी नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। सेरामिक फिल्टर्स आर सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन टू मैकेनिकल फिल्टर होता है। यहाँ पे देखो सारे क्रिस्टल जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि सेरामिक फिल्टर का जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है वो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल जो होता है उस पर वो डिपेंड रहता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया TTA 2007। हाँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछ ले। TTA 2007 का जो एक एग्जाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर था, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में रख दिए है। तो ये भी वहाँ का इस क्वेश्चन है। सेरामिक बैंड पास फिल्टर जो होता है वो स्मॉल होता है एंड एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू क्रिस्टल फिल्टर, और इसीलिए सेरामिक फिल्टर जो होते हैं वो क्रिस्टल फिल्टर की जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो FM डिमोडुलेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो आप मतलब ये भी कह सकते हो कि इसका एक एडवांटेज जो है वो FM डिमोडुलेशन भी है, तो वो भी आपका सिलेबस में है। सो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन FM का ही पूछ लिया है। FM ब्रॉडकास्ट लाइस इन। FM ब्रॉडकास्ट मतलब देखो आप जो FM सुनते हो उसका रेंज क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। FM का रेंज क्या होता है? FM का रेंज होता है, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी एक बार, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। आपका इन जनरल बात करो तो हाँ 80.5 मेगाहर्ट्ज, मतलब कह सकते हो 88.5 टू 108.5, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सो इन शॉर्ट एवरेज रेंज जो होता है वो 88 टू 108 होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है कौन सी रेंज में आएगा? ये 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज की रेंज में आएगा। जो हम बैंड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये कौन सा बैंड हो गया? ये आपका VHF बैंड हो गया। सो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है मॉडेम रिफर्स टू। मॉडेम मतलब ये मैंने आपको इससे पहले भी एग्जाम पेपर सॉल्यूशन में बताया था। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेटर प्लस डिमोड्यूलेटर मतलब आपका क्या होगा? मॉडेम होगा। सो ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स सिस्टम्स रिक्वायर हायर बैंडविड्थ। इसमें से कौन सा पल्स सिस्टम ऐसा है जिसको ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए? तो PPM जो होता है आपका पल्स पोजिशन, क्योंकि वो उसी पे तो डिपेंड रहता है ना, उसका पोजिशन बढ़ जाएगा तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगा। तो मतलब मॉड्यूलेशन ही आपका पोजिशन पे बेस है। तो पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन मतलब ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कमांड इज यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क इन डॉस। मतलब कौन से कमांड का जो है वो नेम को सेट करने के लिए यूज किया जाता है डॉस में, ऐसा पूछा हुआ है। तो उसके लिए लेबल जो है उसको दिया जाता है, मतलब आपको किसी को नाम देना है तो आप क्या करोगे? देखो आपको अगर नहीं भी आता है ये डॉस वगैरह तब भी कॉमन सेंस से भी आप ये सही आंसर कर पाओ, ऐसा क्वेश्चन था ये। हाँ, किसी को आपको नाम देना है, यहाँ क्या बोला हुआ है? विच कमांड इज टू सेट द नेम टू डिस्क। मतलब आपको किसी को नाम देना है तो आप क्या करोगे? उसको लेबल दोगे ना, आपने बोल दिया ना, लेबल लगा दिया, मतलब आपने नाम दे दिया। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन हाई पावर AM ट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन इज डन एट। हाई पावर AM ट्रांसमिशन पे मॉड्यूलेशन जो है वो कहाँ किया जाता है? मॉड्यूलेशन जो है वो RF पावर स्टेज जो होता है उसमें होता है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी जो स्टेज होता है वहाँ पे मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन वगैरह जो है किया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा है बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इजिली एडजस्टेबल ट्यूनिंग कंपोनेंट इन द वेवगाइड इज। अब देखो काफी लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर वेवगाइड तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। वेवगाइड ये जो क्वेश्चन है ये माइक्रोवेव का है, ये वेवगाइड का क्वेश्चन है। आपका ट्रांसमिशन लाइन मतलब सिलेबस में था। ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड जो होता है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन है आप ऐसा कह सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर से इस क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि वेवगाइड जो है या तो माइक्रोवेव ऑप्शन में सिलेबस में होता तो वेवगाइड वहां पूछ सकते थे आपको, या तो वेवगाइड पर्टिकुलर सिलेबस में होता तो पूछ सकते थे। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यहां से ट्रांसमिशन लाइन था, तो ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड जो है वो दोनों टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे वेवगाइड जो है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। हाँ, यहाँ पे आपका पहला और दूसरा मतलब स्टब एंड प्लंगर दोनों जो है दोनों का आप यूज कर सकते हो। हाँ, इजीली एडजस्ट ट्यूनिंग करने के लिए स्टब प्लंगर दोनों जो है मतलब इजीली आप एडजस्ट कर पाओगे। और ऑप्शन आपका डी जो होगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी ये सही आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
द लीकेज करंट इन अ क्रिस्टल डायोड इज ड्यू टू। अब देखो लीकेज करंट जो होता है, यहाँ पे कोई बोल रहा था कि सर ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। हाँ, आपका सिलेबस में ऑसिलेटर है जहाँ पे आप क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़ते हो, और यहाँ पे तो क्रिस्टल ऑसिलेटर की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल डायोड की बात है। कोई भी डायोड आप ले लो, तो कोई भी डायोड में लीकेज करंट क्यों होता है? लीकेज करंट माइनॉरिटी केयर की वजह से होता है। मैंने आपको इससे पहले ही पेपर सोल्यूशन में बात बताई हुई है। आपका जो फ्लोड करंट होता है वो मेजॉरिटी केयर की वजह से होता है, जो लीकेज करंट होता है वो माइनॉरिटी केयर की वजह से होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एएम ट्रांसमिशन द फ्रीक्वेंसी इज नॉट ट्रांसमिटेड इन। देखो एएम ट्रांसमिशन में फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होता है, तो उसमें क्या क्या होता है, मैंने आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया था। मैंने एक पूरा एएम ट्रांसमिशन पे वीडियो भी रखा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, जहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि आप कागज़ पे पत्थर, जो आपको कागज़ फेंकना है 5वीं 6ठी माली पे, तो आप क्या करते हो, पत्थर को जो है मतलब आप उस पर जो रैप कर देते हो कागज़ को, और फिर पत्थर को फेंकते हो कागज़ के साथ, तो जो है आपका कागज़ पहुंचेगा, मतलब कैरियर साथ में भेजते हो। तो आपका अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होता है, आपका लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होता है, और कैरियर होता है। तो आपका आंसर में क्या आएगा? आपका आंसर में यहाँ क्या पूछा हुआ है, देखो फ्रीक्वेंसी इज नॉट ट्रांसमिटेड, कौन सा ट्रांसमिट नहीं होता ऐसा पूछा हुआ है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो है आप ट्रांसमिट नहीं करते, आप लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड एंड कैरियर, ये तीनों फ्रीक्वेंसी जो है ये ट्रांसमिट करते हो। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। डीएमए स्टैंड्स फॉर, डीएमए का मतलब जो होता है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। हालांकि काफ़ी लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप इसे आउट ऑफ सिलेबस वैसे नहीं कह सकते कि ये बेसिक कंप्यूटर का इस क्वेश्चन है आपका। हालांकि माइक्रोप्रोसेसर वगैरह पढ़ते हो वहाँ पे डिटेल में पढ़ने में आता है। जो डीएमए होता है उसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं, जिसमें सीपीयू जो होता है उसको बाईपास कर दिया जाता है। डायरेक्टली जो है आपका इनपुट आउटपुट जो है वो मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा, जिसमें सीपीयू का कोई रोल नहीं रहेगा। इससे जो ट्रांसफर किया जाता है इसको डीएमए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल यूज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज होता है ट्रांसफार्मर में, क्यों यूज होता है? कूलिंग को प्रोवाइड करने के लिए और आपका इंसुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर है। ये ट्रांसफार्मर भी आपके सिलेबस में लिखा है, सो ये भी आपका क्वेश्चन जो है सिलेबस से ही है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर के कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो आपका सिलेबस में डिटेल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे देखो हालांकि सबका सही होगा कि यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। मैं आपको बता दूं स्पीड ऑफ सिंक्रोनस जो मोटर होता है वो होता है NS इज इक्वल टू 120 F/P। ये उसका इक्वेशन होता है, जहाँ पे F होता है आपका मतलब फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और P होता है नंबर ऑफ पोल्स। मतलब ये दोनों जो है ये दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सी सही है। लेकिन आपका सिलेबस में कहीं भी डीसी मशीन, डीसी मोटर या एसी मोटर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो एसी मोटर होता है, कहीं भी कोई भी रिलेटेड नहीं सिलेबस नहीं है। सो मतलब ये आप श्योरली कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो इसको मैं मतलब आपको आप रिवीज करना है तो आप कर सकते हो। आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें इस क्वेश्चन नहीं है, हाँ उसमें इस क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि कहीं भी सिलेबस में और आज तक आपके जितने भी पेपर हुए इवन प्रीवियस ईयर के, कहीं भी मोटर के रिलेटेड कुछ भी पूछा हुआ भी नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में भी सिलेबस में है ही नहीं। तो मोटर और आपका जनरेटर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछ लिए एसी मोटर या डीसी मोटर के रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाएंगे। और आप रिवीज करोगे तो हो सकता है आप सबको 1 मार्क जो है इसका दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लगिंग इन डीसी मशीन इज नॉर्मल एग्जीक्यूटेड बाय। ये क्वेश्चन भी डीसी मशीन का है, आपका जनरल डीसी मोटर जो होता है उसका इस क्वेश्चन है। आपका जो प्लगिंग होता है वो रिवर्सिंग द आर्मेचर पोलैरिटी के लिए उसका यूज किया जाता है। हाँ मतलब क्यों बनाया जाता है डीसी प्लगिंग, क्यों दिया जाता है इसके पूछा हुआ है, तो ये इसीलिए होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ऐसा आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन टिपिकल 32 बीट कंप्यूटर। तो आपको पता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होपफुली सबका सही होगा। आपका कंप्यूटर जो होता है उसमें आप बाइनरी सिस्टम जो है उसका यूज़ करते हो। सो ऑप्शन ए जो आएगा वो सही आंसर आएगा। अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन, मैंने आपको ये बहुत पहले भी बताया हुआ है, जो पेपर सोल्यूशन में भी एक बार बताया था कि इंडक्टर जो होता है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, होपफुली सबका जो आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, बायोस स्टैंड्स फॉर। बायोस का मतलब होता है
है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो हाँ तो आपका सबसे पहले क्या लोड होता है, बायोस लोड होता है, उसे मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जनरली कहा जाता है। सो ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The process of compressing the digital codes at the transmitter and then expanding them back to their original form at receiver. Compressing and expanding इसे कहते हैं compounding। हाँ, इससे पहले भी एक एग्जाम में इस क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो आएगा ये बिल्कुल सही होगा। कंप्रेसिंग प्लस एक्सपांडिंग, आपको अगर ये भी समझ में आ जाए तब भी आप ये आंसर कर पाओगे। कंपाउंडिंग दोनों कंबाइन कर दोगे तो हो जाएगा। सो ऑप्शन डी जो यहाँ पे है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोवेव जनरेशन सोर्स। इसमें से कौन सा माइक्रोवेव जनरेशन सोर्स नहीं है, ऐसा पूछा हुआ है। तो आपका TWT, क्लिस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन इन सब का माइक्रोवेव में यूज़ होता है। पिन डायोड जो होता है उसका माइक्रोवेव में यूज़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो माइक्रोवेव है, मैं अगेन बता रहा हूँ, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो है वो सिलेबस में है ही नहीं। आपका सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ AM, FM और डिजिटल कम्युनिकेशन है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कहीं भी सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। सो माइक्रोवेव के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। जितने भी क्रॉस मार्क यहाँ पे कर रहा हूँ वो समझ लेना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। इन डीसी जनरेटर वोल्टेज जनरेटेड इन द आर्मेचर। डीसी जनरेटर जो होता है उसमें जो वोल्टेज आर्मेचर में जनरेट होता है वो जनरली आपका AC वोल्टेज होता है, सिर्फ और सिर्फ AC वोल्टेज जनरेट होता है। यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको थोड़ा सा अगर मतलब आपको मैं बताऊँ तो आपका जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो एक क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कोइल जो है उसके अंदर रख दिया जाता है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। हाँ, जैसे कि मैं आपको बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका N है और यहाँ पे आपका S है। यहाँ पे क्या होता है, एक कोइल होता है, एक कोइल होता है। ये कोइल जो होता है ये घूमता रहता है, इसके अंदर मतलब घूमता है कोइल, और एक कोइल घूमता है तो इसकी वजह से यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड कटेगा और इसकी वजह से आपका वोल्टेज जो जनरेट होगा, और आपका जो वोल्टेज जनरेट होगा यहाँ पे फिर क्या लगा दिया जाता है, आपका लोड मतलब बल्ब। ठीक है, तो वो आपका बल्ब जो है वो क्या होगा, चलेगा इन शॉर्ट। तो ये डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट होता है। तो वोल्टेज जो जनरेट होता है कहाँ पे होता है, यहाँ आर्मेचर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज जो है वो जनरेट होगा, लेकिन वो क्या होगा, ओनली AC होगा। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कम्यूटेटर लगा देते हैं। एक मतलब कार्बन ब्रश होता है, उसके बाद जो है कम्यूटेटर लगा दिया जाता है। तो कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर जो होता है वो AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे जो है आपको DC सप्लाई भी जनरेटर से मिल सकता है। DC जनरेटर का जो है काफ़ी यूज़ भी होता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में नहीं है। सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द एड्रेस गिवन टू अ नेटवर्क डिवाइस कोड। जो आप नेटवर्क डिवाइस को एड्रेस देते हो उसे क्या कहते हैं, उसे IP एड्रेस कहा जाता है। सो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। आपको OSI मॉडल जो है सिलेबस में दिया हुआ है। सो ये OSI मॉडल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सो आपका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही है और सिलेबस में भी है। इन ऑर्डर टू गेट बैक द ओरिजिनल सिग्नल इट इज़ नेसेसरी टू यूज। देखो मैंने आपको एक बार बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब कि जब भी आपको ओरिजिनल सिग्नल वापस चाहिए तो आपका कोई भी कम्युनिकेशन देख लोगे तो ऑलवेज लास्ट ब्लॉक जो होगा वो लो पास फिल्टर होगा। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनल सिग्नल जो सेंड किया हुआ है वो क्या है, लो पास फिल्टर है। आपका जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, लो पास फिल्टर है। आपका वॉइस फ्रीक्वेंसी वो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सारे जो है आप सेंड कर रहे हो। तो रिसीवर पे भी लास्ट में तो आपको लो पास फिल्टर चाहिए ही चाहिए। सो ऑप्शन बी जो यहाँ पे होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड। मतलब दोनों ही डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम रहे तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बायलैटरल सर्किट कहा जाता है। मतलब दोनों ही डायरेक्शन जो है उसमें सर्किट चेंज नहीं हो रहा है, दोनों ही डायरेक्शन में सर्किट का मतलब जो है आप दोनों डायरेक्शन से यूज़ कर सकते हो और प्रॉपर्टी भी सेम ही रहेगा। तो इससे आप कह सकते हो बाय डायरेक्शनल सर्किट। बहुत सारा सर्किट होता है बाय डायरेक्शनल सर्किट, जैसे आपका ट्रांजिस्टर होता है, जैसे आपका मॉसफेट हो गया, ये सारा क्या है, बाय डायरेक्शनल सर्किट है, आप ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, The network is said to be a non-linear if it does not satisfy। मतलब आपका नेटवर्क जो होता है वो नॉन लीनियर होगा अगर क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपका ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपको बता दूं, आपका नेटवर्क थियरी जो होता है उसमें थियरम्स होते हैं और उसमें थियरम से सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी सुपरपोजिशन करके एक थियरम होता है। वो थियरम का एक कंडीशन है।
अच्छा, अब आप काफ़ी लोग बोलोगे कि सर नेटवर्क थ्योरम ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है सिलेबस में। आप बोलोगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। हाँ, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस में नेटवर्क थ्योरी, मतलब आपका थोड़ा बहुत जो सिलेबस है नेटवर्क थ्योरी का वो दिया हुआ है, तो फिर उस सब्जेक्ट से कहीं भी पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया भी था ये, क्योंकि ये आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट की बात करो तो सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत दे दिया है और आगे पीछे का पूछ ले, ऐसा काफ़ी सारे एग्जाम में होता है। तो फिर उसके लिए आप आउट ऑफ सिलेबस ऐसा नहीं बोल सकते। सो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ सिलेबस मैं नहीं कहूँगा। इसमें यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी था कि सुपरपोजिशन जो होता है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी वर्क करता है। ये दोनों जो कंडीशन है वो कंडीशन जो है आपका लीनियरिटी का कंडीशन होता है, और यही कंडीशन पे आपका जो है सुपरपोजिशन जो है वो वर्क करता है। और ये क्वेश्चन जो है आपका जीटीयू एलआईसी में भी सिमिलर क्वेश्चन, हाँ, सुपरपोजिशन जो होता है आप जो यूज़ करते हो, हाँ, सुपरपोजिशन थ्योरम का, उसमें कौन सा क्या होता है वो, मतलब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए था, वहाँ पे ऑप्शन था लीनियर होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड आर्मेचर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज केप्ट स्मॉल एज पॉसिबल। अगेन किसका क्वेश्चन आया? इलेक्ट्रिकल मोटर का, जो आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, हालांकि बहुत सिंपल है। आपका एयर गैप जो होगा, हाँ, वो जितना हो सके उतना कम होना चाहिए कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आप जनरेट कर पाओ। देखो बहुत ही सिंपल बात है। अगर आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर पूछ लिया होता तो इस क्वेश्चन सही हो जाता, और ट्रांसफार्मर में जो होता है आप एयर गैप के बारे में पढ़ते भी हो, ठीक है। हालांकि यहाँ इलेक्ट्रिकल मोटर लिखा हुआ है इसलिए इस क्वेश्चन सही है। सिर्फ और सिर्फ ये इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल मोटर की जगह पे ट्रांसफार्मर का एयर गैप जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग का क्यों कम होता है वो पूछा होता, तो रीज़न दोनों का एक ही होता है कि आपका जितना कम जो है, मतलब आपका जितना एयर गैप कम होगा उतना लीकेज जो होगा वो कम होगा, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो एयर गैप, मतलब आपका पता है तो न्यू आर जो होता है आपका एयर का वो 1 होता है। सो अगर एयर गैप होगा तो इजीली अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अपना पाथ इजीली क्लोज कर लेगा, और अपना पाथ इजीली वो क्लोज कर लेगा तो फिर क्या होगा, आप मतलब उसका वहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लीकेज फ्लक्स हो जाएगा। वो बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो ट्रैवल तो करेगा नहीं, कोर या मतलब आपका वाइंडिंग है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ही लीक हो जाएगा। इसलिए जितना आप एयर गैप कम रखोगे उतना क्या होगा, स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि आपका उतना परमिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगा। और इसीलिए आप देखो तो आपका ट्रांसफार्मर कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। हाँ, ये रीज़न, एक वन ऑफ द रीज़न यही है कि वहाँ पे आपका जो है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास करवा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द मोस्ट कॉमन मॉड्यूलेशन सिस्टम यूज इन द टेलीग्राफी। पिटा हुआ क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन बहुत बार आपको टेस्ट में भी पूछ लिया था। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन, ये भी पिटा हुआ क्वेश्चन है। आपका किरचॉफ का जो करंट लॉ होता है वो किसके बेस पे होता है, केसीएल जो होता है वो वर्क करता है ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और आपका केवीएल जो होता है वो वर्क करता है ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आपको केसीएल पूछ लिया है तो वर्क करेगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 4 टर्मिनल इज कॉल्ड, जिसका 4 टर्मिनल होगा उसे क्या कहेंगे आप, 2 पोर्ट एंटर करोगे तभी तो, देखो ये सिंपल आप ड्रॉ करोगे तभी आपको पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ पे 4 टर्मिनल है, मतलब इनपुट में 2 टर्मिनल, आउटपुट में 2 टर्मिनल, तो पोर्ट कितने हुए, 1 2 3 4। हाँ, तो यहाँ पे 4 पोर्ट नहीं कहते, हाँ, काफ़ी लोग बोलेंगे इसे तो 4 पोर्ट हो गए, 4 पोर्ट कहते हैं, इसे 2 पोर्ट कहा जाता है, मतलब इसे इनपुट पोर्ट कहा जाता है, इसे आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं, 2 पोर्ट कहा जाता है। बेसिक नेटवर्क थ्योरी का आपका इस क्वेश्चन है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटिटीज विद इन अ एंटिटी सेट इज, ये जो होता है ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है, डीबीएमएस। हाँ, तो ये कहीं भी आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, तो अगेन ये क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या हो गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन डीबीएमएस का है। आपको बेसिक कंप्यूटर जो है वो सिलेबस में दिया हुआ है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस में दिया हुआ है, वहाँ भी कहीं भी प्राइमरी की बात नहीं आती। कोई भी एंटिटी जो होता है उसको आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज का यूज़ किया जाता है, जिसमें प्राइमरी की जो होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम को यूज़ किया जाता है। जीटीओ एलआईसी में इस क्वेश्चन पीटा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है, ये जेई के लिए नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, हालांकि आपका प्राइमरी की जो है बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है।
ऐसा पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब पूछते हैं तब मैंने बहुत बार आपको बताया था, बहुत आराम से पढ़ो। यहाँ पे काफ़ी लोग आउटपुट डिवाइस देखेंगे और प्रिंटर देखेंगे, मार्क करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको देखो क्या पूछा हुआ है, नॉट एन आउटपुट डिवाइस, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको क्या देखना है, कौन सा इनपुट डिवाइस है ये देखना है। तो इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, आपका टच स्क्रीन जो होता है। हाँ, टच स्क्रीन जो होता है वो आपका इनपुट डिवाइस है, तो आपका ऑप्शन डी जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। देखो टच स्क्रीन में जो डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले आउटपुट के लिए होता है, आपका जो टच स्क्रीन होता है वो इनपुट के लिए होता है। तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर टच स्क्रीन में तो आउटपुट भी क्यों दिखता है, तो उसके लिए टच स्क्रीन में आपका डिस्प्ले होता है और जो आप इनपुट देते हो टच स्क्रीन में वो टच स्क्रीन से इनपुट देते हो, तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए आप सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हो। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और हालांकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि सिलिकॉन स्टील का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगा, उसका मतलब न्यूआर जो होता है, परमिबिलिटी जो होता है सिलिकॉन स्टील का वो बहुत ज़्यादा होता है। सो मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा वो आप आउटपुट में दे पाओगे, जनरेटेड फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग में होगा वो मैक्सिमम आपका आउटपुट तक पहुंचेगा जब आपका परमिबिलिटी जो होगा आपका मटेरियल का बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन सी जो है वो आंसर दिया हुआ है, और वो बिल्कुल सही आंसर है। आयरन लॉस इन द ट्रांसफार्मर अकर्स इन, आयरन लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में वो कोर में होता है, और इसीलिए आयरन लॉस जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में सेम होता है, चेंज नहीं होता। जबकि कॉपर लॉस जो होता है वो चेंज होता है, हाँ वो डिपेंड होता है लोड पे, वो कोर पे डिपेंड नहीं होता। आपका जो आयरन लॉस जो होता है वो कोर पे डिपेंड होता है। सो बेस्ड ऑन द दैट आपका आयरन लॉस जो है वो चेंज होता है। जब आपका ऑल्टरनेटिव फ्लक्स होगा हाँ कोई भी ट्रांसफार्मर की कोर में, तो उसमें क्या होगा, लॉस अगर आएगा, उसे कहते हैं कोर लॉस, और इस कोर लॉस को ही आयरन लॉस जो आपका कहा जाता है। और इसीलिए जो आयरन लॉस को आप फर्दर डिवाइड करोगे तो उसमें आपका हिस्टैरिसीस लॉस आ गया, एडी करंट लॉस आ गया, इन सब की यहाँ पे बात होती है, डिटेल में जानना नहीं यहाँ पे। लेकिन आयरन लॉस जो आता है ट्रांसफार्मर में वो कोर में ही आता है, और इसीलिए जो आपका ये ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ था ये लॉस ना आए, इसीलिए आपका मटेरियल जो होता है कोर मतलब कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो सिलिकॉन स्टील जो है यूज किया जाता है कि कोर लॉस जो है वो कम आए, मतलब आयरन लॉस जो है वो कम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पीटा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि इसके पहले के एग्जाम में भी आपको पूछ लिया है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो होगा आपका क्या इंक्रीज करेगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा। देखो करंट, पावर और पावर फैक्टर, करंट जो होता है वो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में डिक्रीज होता है। पावर और पावर फैक्टर ये तो चेंज नहीं होता कि ट्रांसफार्मर जो होता है हाँ वो आपका पावर पे डिपेंड नहीं रहता, हालांकि पावर फैक्टर चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द लोड, लेकिन स्टेप अप में वो इंक्रीज नहीं होता। सो इसलिए आपका यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर कंटेन्स द केमिकल, ट्रांसफार्मर कौन सा केमिकल में होता है, मतलब ट्रांसफार्मर में कौन सा केमिकल होता है ये पूछा हुआ है। सो सिलिका जेल जो होता है उसका ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, और इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे पूछ लिया है। देखो ये ट्रांसफार्मर सिलिका जेल क्यों यूज किया जाता है मैं आपको बताऊं। सिलिका जेल जो आपका होता है ट्रांसफार्मर में हाँ वो मतलब आप कह सकते हो कि ब्रीदर ऑफ ट्रांसफार्मर है। वह आपका ट्रांसफार्मर जब लोड किया जाएगा तो टेम्परेचर जो होगा ट्रांसफार्मर का मतलब इंसुलेटिंग ऑयल जो होगा इंक्रीज होगा, तो क्या होगा उसकी वजह से जो वॉल्यूम होगा ऑयल का वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो एयर जो होगा अबव द ऑयल लेवल हाँ वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटर जो होगा उसमें से बाहर निकलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफार्मर जब लेस लोड और नो लोड पे होगा तो टेम्परेचर ट्रांसफार्मर का जो होगा वो इंसुलेटिंग ऑयल को डिक्रीज करेगा, और उसकी वजह से आपका वॉल्यूम जो होगा वो ऑयल का डिक्रीज हो जाएगा, विच अगेन कोइस क्या होगा, अगेन आपका जो है एयर जो होगा वो आपका एंटर हो जाएगा कंजर्वेटर टैंक जो होता है उसमें, और इसकी वजह से नेचुरल एयर जो है उसमें ज़्यादा और मतलब कम मॉइस्चर है। सो इसकी वजह से मॉइस्चर की वजह से वो मिक्सअप हो जाएगा विद द ऑयल, और अगर अलाउ करेगा एंटर इनटू द ट्रांसफार्मर, सो ऑयल मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, अगेन आपका रेजिस्ट करेगा वो एंटरिंग को, मतलब एयर जो होगा ट्रांसफार्मर में, और इसकी वजह से इंसुलेशन जो होगा वो आपका फेल हो जाएगा, और इसीलिए शॉर्ट सर्किट हो सकता है ट्रांसफार्मर के अंदर। और इसीलिए सिलिका जेल जो होता है वो उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपका जो फिल्टरिंग ऑफ एयर ऑफ फ्रॉम मॉइस्चर जो है वो इजीली आप कर पाओ। सिलिका जेल जो होता है वो आप इसीलिए कहते हो कि ब्रीदर है ट्रांसफार्मर के लिए, जो है वो कंजर्वेटिव टैंक जो होता है उसके साथ जो मतलब ब्रीदिंग पाइप जो होता है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। सिलिका जेल जो एक क्रिस्टल है हाँ उसका प्रॉपर्टी है एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को मतलब एब्जॉर्ब करना जो उसका प्रॉपर्टी है। जब एयर पास होगा इस क्रिस्टल में से तो मॉइस्चर जो होगा एयर का वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद एयर जो होगा वो कंजर्वेटरी जो होगा उसमें ड्राई हो जाएगा, और ऑयल एंड ऑयल सीलिंग कप जो होगा वो एज ए बैरियर वर्क करेगा बिटवीन द सिलिका जेल एंड द क्रिस्टल एयर, और फ्लो नहीं होगा कोई भी हाँ मतलब एयर जो फ्लो मतलब
मतलब फ्लो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिलिका जेल ब्रेदर के थ्रू ही होगा। तो कलर ऑफ सिलिका जेल जो होता है क्रिस्टल में बहुत ही डार्क ब्लू होता है। हाँ, कलर ऑफ सिलिका जेल जो होता है वो क्या होता है, डार्क ब्लू होता है। बट जब भी वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है वैसे वैसे वो क्या हो जाता है, वो पिंक हो जाता है। तो सिलिका मॉइस्ट का जो कलर होता है वो पिंक होता है। यही एक क्वेश्चन जो है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम में एक और पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Why does a transformer have efficiency higher than 90%? ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 90% ज़्यादा क्यों होता है? तो अगेन मैंने आपको पहले एक ट्रांसफार्मर के बारे में बताया, जहां मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर जो होता है ये स्टैटिक डिवाइस है। यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। जब कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, और फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा तो उसका एफिशिएंसी बहुत ही बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी मूविंग सिस्टम है उसमें एक लॉस ऑलवेज आएगा, जो क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है उसमें आपका मतलब फ्रिक्शन नहीं होता तो फ्रिक्शन लॉस नहीं आएगा, फ्रिक्शन लॉस नहीं आएगा तो आपका एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इट हैज़ नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया ट्रांसफार्मर के बारे में वही से पूछा हुआ है। द कलर ऑफ द मॉइस्ट सिलिका, हाँ मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया सिलिका जेल ने पूरा, उसके बाद जो सिलिका बचा उसे क्या कहते हैं, मॉइस्ट सिलिका कहते हैं। तो उसका कलर जो होता है वो कैसा हो गया, पिंक हो गया। पहले उसका कलर डार्क ब्लू होता है और उसके बाद वो मॉइस्ट मतलब जो है वो पूरा ले लेता है तो वो मॉइस्ट सिलिका हो जाता है और उसका कलर जो होता है क्या होता है, पिंक हो जाता है। ये भी ट्रांसफार्मर का ही क्वेश्चन है। तो ट्रांसफार्मर रेटिंग ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, होपफुली सबका सही होगा। जनरली आपका ट्रांसफार्मर रेटिंग जो होता है वो किलोवोल्ट एम्पियर में होता है और ये मतलब आपका केवीए में होता है। और ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका जेटीओ का एलआईसी का एग्जाम जो हुआ पैरेलल आपके साथ था उसने पूछ लिया था। इन द स्टार कनेक्शन द वोल्टेज बिटवीन द टू आउटर इज कॉल्ड, आपका जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें जो आउटर लाइन पे दो वोल्टेज होगा उसे क्या कहेंगे, उसे आप कह सकते हो लाइन वोल्टेज। क्या कह सकते हो, लाइन वोल्टेज। ऑप्शन डी जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। और ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ 8 बिट को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ 8 बिट को आप क्या कह सकते हो, बाइट कह सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पिटा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पहले ही पूछ लिया है तो होपफुली सबका ये सही होगा। इन द रैम आर स्टैंड फॉर, अब सारे क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। और रैम में जो आर होता है वो क्या होता है आपका, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आर मतलब क्या होगा, रैंडम होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही आंसर है। इन ईपीरोम ब्लैंक इज ब्लैंक प्रोम, मतलब ईपीरोम जो होता है आपको पता है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपका यहाँ पे उसका भी फुल फॉर्म का फर्स्ट लेटर पूछ लिया है तो इरेजेबल आएगा। सो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। इन द कोएक्सियल केबल रेडिएशन लॉस इज ब्लैंक कंपेयर टू ओपन वायर, ये आपका जो क्वेश्चन है ये ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपका रेडिएशन लॉस जो होता है कोएक्सियल केबल में वो कम होता है कंपेयर टू ओपन वायर, इसीलिए आप लॉन्ग डिस्टेंस तक कोएफिशिएंट केबल का यूज करते हो, ओपन वायर को लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज इतना नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे कार्बन मतलब कोएक्सियल आप केबल की बात करो तो उसमें रेडिएशन लॉस जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू ओपन वायर। और यह आपका ऑप्शन जो है मतलब ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड विद द लोड इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, मतलब क्या हो गया, Z इक्वल टू Z0 हो गया। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, गामा। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, ZL माइनस Z0 डिवाइड बाई ZL प्लस Z0। इस क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको प्रीवियस पेपर में एक बार सॉल्व करवाया हुआ है। तो ZL आपका गामा क्या होगा, ZL इक्वल टू Z0 हो जाएगा तो गामा क्या हो जाएगा, गामा आपका 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ अ लॉसलेस लाइन इज, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो होता है लॉसलेस लाइन का Z0 इज इक्वल टू √L/C होता है। मैंने आपको एक बार बताया हुआ है ये √L/C मतलब इसका यूनिट जो होता है वो यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। मतलब वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट ही है। कॉम्प्लेक्स पार्ट जो अल्फा प्लस जे बीटा में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपका बात कर रहे हैं लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की। ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। द predominant primary constituents of a telephone cable are, आपका मतलब प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द टेलीफोन केबल जो होता है वो कौन होता है, आपका रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस होता है। सो ऑप्शन यहाँ पे डी जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन विल बी अ डिस्टोर्शन लेस इफ, मैंने आपको बताया था क्या देखना है, टाउ देखना है, हाँ टाइम कांस्टेंट। तो आपका ये आंसर कर पाओगे। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L/R इज इक्वल टू RC, ये टाइम कांस्टेंट होता है। दोनों को मैच कर दो तो आपको मिल जाएगा। ट्रांसमिशन एंड डिस्टोर्शन लेस होने का यही कंडीशन है। 1/R मतलब क्या लिख सकते हो, G लिख सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, GL इज इक्वल टू RC।
ठीक है, मैंने आपको बताया था, याद रखो LG इज इक्वल टू RC, मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था। LG TV को याद रखो तो कभी गलती नहीं होगा। LG इक्वल टू RC जो होता है ये कंडीशन होता है डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन होने का। सो ऑप्शन C जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। Okay, so this is all about the part 1 of this question paper solution of JEE LICE 2022। इस क्वेश्चन पेपर में आपको भी कोई भी डाउट लग रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई आंसर गलत बताया है, या आपको और कोई ग्रीवियंस डालना है, या ऐसा कुछ लग रहा है कि सर इसका आंसर क्या ये नहीं हो सकता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस में आंसर की ऑलरेडी दिया हुआ है, सो हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट का है वो काफ़ी हेल्पफुल बाकी लोगों के लिए नहीं रहेगा। और यहाँ पे आपको कोई भी मतलब अगेन बोल रहा हूँ मैं, डाउट आ रहा है या कुछ भी है, तो अगर आपके मेरे वीडियो अच्छे भी लग रहे हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपना मैक्सिमम फ्रेंड्स आपने जो एग्ज़ाम दिया हुआ है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।